सुप्रभात बच्चों, आप सब कैसे हो? आशा है आप सब घर पर ठीक होंगे। आज हम एक और नई एकांकी करेंगे जिसका नाम है बहू की विदा। इसके लेखक हैं श्री विनोद रस्तोगी जी। बहू की विदा विनोद रस्तोगी द्वारा लिखा गया एक प्रभावी एवं महत्वपूर्ण एकांकी है। विनोद रस्तोगी ने अपनी सुंदर शैली में समाज की एक अति गंभीर समस्या को सुंदर ढंग से प्रस्तुत किया है। समाज को चलाने वाला मध्य वर्गीय वर्ग आज बहुत सी समस्याओं में स्वयं को उलझा हुआ पाता है। बहू की विदा दहेज प्रथा को लेकर लिखा गया ऐसा ही एक एकांकी है। सदियों से पीड़ित और प्रताड़ित स्त्री की दशा अब भी शोचनीय बनी हुई है। दहेज रूपी दानव आज भी असंख्य ललनाओं को अपना ग्रास बना रहा है। बहू की विदा एकांकी ऐसी ही एक सत्य को उभारने का एक सफल प्रयास है जो बदलते हुए मूल्यों के साथ स्त्री की बदली हुई मानसिकता को भी दर्शाता है। प्रमोद अपनी बहन कमला को विवाह के बाद पहले सावन पर घर ले जाने के लिए आया है, परंतु उसके ससुर जीवनलाल जी उसे भेजने को तैयार नहीं है, क्योंकि वह पर्याप्त दहेज नहीं लाई है। जीवनलाल जी और दहेज की मांग का संकेत देते हैं। प्रमोद की स्थिति करुणाजनक और दयनीय है। एकांकी के संवाद बिल्कुल सटीक और सारंगम्बित है, जो वर पक्ष के प्रभुत्व को दिखाते हैं। परिस्थितियां किस प्रकार बदलती हैं, यह तब पता चलता है जब जीवनलाल को अपनी पुत्री गौरी को भी उसकी ससुराल से विदा नहीं किया जाता, क्योंकि उनके अनुसार वह भी पर्याप्त दहेज नहीं लाई थी। एकांकीकार की भाषा सरल, सहज एवं बोधगम्य है और पात्रों के परस्पर संवाद नाटक की कड़ी को परस्पर जोड़ते चले जाते हैं। कहानी और कथानक किस तरह से शुरू होता है। जीवनलाल एक धनी व्यापारी थे, पर वे जितने धनी थे उससे अधिक लोभी भी थे। उनके बेटे रमेश का विवाह प्रमोद की बहन कमला से हुआ था। विवाह में पूरा दहेज न मिलने के कारण वे लड़की वालों से नाराज थे। जब प्रमोद अपनी बहन को विदा कराने आया तो उन्होंने उससे साफ साफ कह दिया कि पूरा दहेज दिए बिना विदा नहीं होगी। इस पर प्रमोद ने उनसे गिड़गिड़ा कर कहा कि शादी के बाद हर लड़की पहला सावन अपने मैके में अपनी सहेलियों के साथ हंस खेल कर बिताना चाहती है। यदि उन्होंने कमला को विदा नहीं किया तो उस पर क्या गुजरेगी। इतना ही नहीं, जब उसकी माँ उसे अकेला देखेगी तो उनका दिल टूट जाएगा। जीवनलाल प्रमोद से बोले कि यदि यह बात थी तो उन्होंने पूरा दहेज क्यों नहीं दिया। दहेज तो दूर, उन्होंने बारातियों की खातिर तक भी ठीक ढंग से नहीं की। यदि उनमें दहेज देने की क्षमता कम थी तो वे अपनी बराबरी का ही घर देखते। झोपड़ी में रहने वालों ने महलों से नाता क्यों जोड़ा। उन्होंने प्रमोद से कहा कि इस संबंध में उनकी प्रतिष्ठा को जो धक्का लगा है, उनके बंधु बांधवों में उनकी जो हंसी हुई है, उससे उनके मन में गहरा घाव हो गया है। यदि वह अपनी बहन को विदा कराना चाहता है तो वह अपनी माँ से जाकर कहे कि वह पहले उनके घाव के लिए मरहम भेजे। जीवनलाल के कटु वचनों को सुनकर प्रमोद के मन को गहरी ठेस लगी। उसने बहुत अन्याय विनय पर उन्होंने उसकी एक ना सुनी। अंत में निराश होकर उसने कहा कि इस बार तो वह उसकी बहन को विदा कर दे, वह भविष्य में उनकी मांग पूरी करने की भरसक चेष्टा करेंगे। इस पर जीवनलाल बोले कि वह उन्हें बेवकूफ बनाने का प्रयत्न न करे जब तक उन्हें 5,000 रुपए नगद नहीं मिल जाएंगे, कमला विदा नहीं होगी। इस पर प्रमोद को क्रोध आ गया। वह आवेश में आकर बोला कि उसे भोली भाली लड़की ने उनका क्या बिगाड़ा है, जिसे ना भेजकर वह उससे बदला ले रहे हैं। यदि आज वहाँ रमेश बाबू होते तो क्या फिर भी वे वैसा ही व्यवहार करते। रमेश के बारे में कही हुई बात को सुनकर जीवनलाल को और भी क्रोध आ गया। वे प्रमोद से बोले कि रमेश उनका बेटा है, उनके सामने मुंह खोलने की हिम्मत नहीं कर सकता। वह उसकी तरह उससे बड़ों के साथ बदतमीजी से बात करने वाला आवारा छोकरा नहीं है। यह सुनकर प्रमोद बोला कि वह उसे लड़की वाला समझकर ही उसका अपमान कर रहे हैं। उन्हें यह कदापि न भूलना चाहिए कि वे भी बेटी वाले हैं।
इस पर जीवनलाल बोले कि पिछले महीने उन्होंने भी अपनी बेटी गौरी की शादी की है। उन्होंने बारात की जो खातिर की उसे देखकर लड़के वाले दंग रह गए। शादी में दिए गए दहेज को देखकर मोहल्ले वालों ने दांतों तले उंगली दबा ली। वे बेटी वाले हैं, पर बेटी वाले होने पर भी उनको मस्तक गर्भ से तना हुआ है। फिर उन्होंने कहा कि रमेश गौरी को लेने गया है, घंटे भर में वह उसे लेकर आ जाएगा। गौरी पहला सावन अपने मैके में बिताएगी, पर उसकी बहन के सपने कभी पूरे ना होंगे और उसके सपनों के खून के दाग उसके हाथों और उसकी माँ के आंचल पर होंगे। प्रमोद द्वारा ये कहे जाने पर कि उसकी बहन उनकी भी तो कुछ लगती है, जीवनलाल बोले कि बहू और बेटी को कभी एक तराजू में नहीं तोला जा सकता। बहू बहू है और बेटी बेटी। यह सुनकर प्रमोद ने उनसे कहा कि यदि वह अपनी जिद पर अड़े हुए हैं तो फिर उनसे और अधिक अनुनय विनय करना व्यर्थ है। फिर वह उनसे बोला कि जाने से पहले वह एक बार अपनी बहन से मिलने की अनुमति चाहता है। इस पर जीवनलाल ने अपनी पत्नी राजेश्वरी को पुकार कर कहा कि वह कमला से कहे कि वह अपने भाई से मिल ले। कुछ ही क्षणों में अपना सिर नीचा किए हुए कमला प्रमोद के पास आकर खड़ी हो गई। प्रमोद ने उससे राजी खुशी पूछी तो वह फुट फुट कर रोने लगी। उसे रोती सिसकती देखकर प्रमोद ने उससे कहा कि वह बेकार में आंसू ना बहाए। उसके आंसू रूपी मोतियों का मूल्य समझने वाला कोई नहीं है। उसे याद रखना चाहिए कि उसके आंसुओं के पानी से उसके ससुर का पत्थर के समान निर्मम हृदय कभी नहीं पिघल सकता। कमला को सामना देने के बाद प्रमोद ने उससे कहा कि वह किसी बात की चिंता ना करे, वह अपने घर जाकर जीवनलाल के घाव का मरहम लेकर लौटेगा। यह सुनकर उसने प्रमोद से पूछा कि वह मरहम का अर्थ नहीं समझ सकी। इस पर प्रमोद ने उसे बताया कि जीवनलाल कह रहे हैं कि 5,000 रुपए दिए बिना उनकी चोट का इलाज नहीं होगा। वह रुपए ही उनके हृदय के घाव के लिए मरहम का कार्य करेंगे। फिर वह बोला कि 7-8 हजार रुपए में तो उनका मकान भी बिक जाएगा। मकान बेचने की बात से कमला तड़प उठी। वह आंखों में आंसू भरकर बोली कि वे उसकी विदा के लिए अपना मकान ना बेचे। उसने प्रमोद को ऐसा ना करने के लिए अपने सुहाग की कसम भी खिलाई। यह सुनकर प्रमोद ने उससे पूछा कि क्या वह पहला सावन अपनी सखी सहेलियों के साथ हंसकर खेलकर बिताना चाहती है। इस पर कमला बोली कि किस लड़की के मन में अपने मैके में जाकर सावन बिताने की कामना नहीं होती, पर वह अपनी कामना के लिए उन्हें इतना बड़ा बलिदान नहीं करने देगी। उन्हें याद रखना चाहिए कि 1-2 साल में उन्हें विमला का विवाह भी करना है। फिर उसने प्रमोद को बताया कि वह उसकी चिंता ना करे, विदा ना होने से उसकी तनिक भी दुख नहीं होगा। गौरी आ रही है, उसका स्वभाव बहुत अच्छा है, वह हमेशा हंसती हंसाती रहती है। उसके साथ रहकर उसे सखी सहेलियों की कमी नहीं अखरेगी। कमला की बात सुनकर प्रमोद ने उससे कहा कि उन्हें एक ना एक दिन तो रुपया देना ही पड़ेगा। कागज के टुकड़ों पर अपना स्नेह, ममता और प्यार बेचने वालों के लिए बीच यह कितने दिन रह सकेगी। यह सुनकर कमला बोली कि उसकी सास ममता की साकार मूर्ति है, वह धीरे धीरे उसके ससुर का क्रोध भी कम हो जाएगा। उसी समय राजेश्वरी वहां आ पहुंची। उन्होंने प्रमोद और कमला से पूछा कि भाई बहन क्या बातें कर रहे हैं। प्रमोद द्वारा चुप रहने पर वे बोली कि जब से कमला की विदा के बारे में उसकी चिट्ठी आई है, वह तभी से अपने पति को समझाने की चेष्टा कर रही है, पर वह अपने आगे किसी की नहीं सुनते। फिर उन्होंने प्रमोद से पूछा कि वह उससे कितने रुपए मांग रहे हैं। इस बात का उत्तर प्रमोद क्या देता, वह उनसे रुपए लेने में संकोच का अनुभव कर रहा था। राजेश्वरी के बार बार आग्रह करने पर उसने बताया कि वह कह रहे हैं कि 5,000 रुपए के बिना विदा नहीं होगी। राजेश्वरी ने प्रमोद की बात सुनकर उससे कहा कि वे 5,000 रुपए उसे अभी दे रही है। फिर वह बोली कि वह उन रुपयों को उनके पति के मुंह पर मारकर उनसे यह कहना ना भूले कि वे इन कागजों के टुकड़े से प्यार करते हैं, इंसानों से नहीं। यह सुनकर प्रमोद बोला कि वह उनसे रुपए नहीं ले सकता, वह अपने घर जाकर रुपए का प्रबंध करके ही अपनी बहन को विदा कराने आएगा। इस पर राजेश्वरी बोली कि वे माँ हैं, इसलिए वे माँ के हृदय को खूब समझती है। जिस प्रकार वे गौरी की प्रतीक्षा कर रही है, उसी प्रकार कमला की माँ भी कमला की प्रतीक्षा कर रही होगी। यदि वह अकेला लौटा तो उसकी माँ पर क्या गुजरेगी। फिर उन्होंने तिजोरी की चाबी लेकर कमला से कहा कि वे 5,000 रुपए निकाल कर ले आए।
अपनी सास के ममता पूर्ण व्यवहार को देखकर कमला सिसक उठी। इस पर राजेश्वरी ने उसे बेटी कहकर अपने हृदय से लगा लिया। गौरी के आने का समय हो रहा था। जीवनलाल चाहते थे कि गौरी के आने पर उसका भव्य स्वागत हो। ऐसा करके वे प्रमोद को नीचा दिखाना चाहते थे। उन्होंने राजेश्वरी को पुकारा और बोला कि गौरी के आने का समय हो गया है, पर उन्होंने उसके स्वागत की कुछ भी तैयारी नहीं की। वे गौरी का ऐसा स्वागत करना चाहते हैं कि जिससे प्रमोद को भी पता चल जाए कि नाक वाले अपनी बेटी का कैसा स्वागत करते हैं। यह बात राजेश्वरी को अच्छी नहीं लगी। वे अपने पति से बोली कि वे हमेशा ही बेढंगी बातें करते हैं, उन्हें गाली देने के अलावा कुछ नहीं आता। वे समझते हैं कि सारे संसार में बस एक वे ही नाक वाले हैं। ऐसी बात उन्हें शोभा नहीं देती। जीवनलाल द्वारा यह पूछे जाने पर कि क्या उन्होंने उससे क्या गलत बात कही, प्रमोद बोला कि उनकी बात बिल्कुल सही है, क्योंकि आज के युग में जिसके पास पैसा नहीं वह नकता और मुझ कटा है। इसी समय कार रुकने की आवाज आई। जीवनलाल को लगा कि जैसे रमेश गौरी को लेकर आ गया है। उन्होंने राजेश्वरी से कहा कि वे जल्दी से मिठाई का थाल लेकर आए, परंतु रमेश अकेला था। उसे देखकर जीवनलाल ने उससे पूछा, क्या गौरी नहीं आई? यह सुनकर रमेश ने उत्तर दिया कि दहेज पूरा ना मिलने के कारण उन्होंने ससुराल वालों ने उसे विदा नहीं किया। इस बात को सुनकर जीवनलाल क्रोधित हो उठे। वे बिगड़कर बोले कि उन्होंने गौरी की शादी में अपने जीवन भर की कमाई लगा दी, पर लड़के वालों की दृष्टि में फिर भी कमी रह गई। वे कितने लोभी हैं। यह सुनकर राजेश्वरी बोली कि उन्हें लड़के वालों को बुरा भला नहीं कहना चाहिए। यदि लड़की वाला अपना घर द्वार बेचकर भी शादी में लगा दे तो भी लड़के वालों की नजर में कुछ न कुछ कमी रह जाती है। फिर वह बोली कि वे अपनी और क्यों नहीं देखते। रमेश की शादी में लड़की वालों ने क्या नहीं दिया, पर उनकी नाक भौं हमेशा सुकड़ी ही रह गई। राजेश्वरी की बात सुनकर जीवनलाल का क्रोध और भी बढ़ गया। उन्होंने राजेश्वरी से कहा कि वे चुप रहे। फिर वे बोले कि लड़के वालों ने उनकी बेटी विदा ना करके उनका अपमान किया है। इस पर राजेश्वरी ने कहा कि दूसरों की बेटी को विदा ना करके क्या वे किसी का अपमान नहीं कर रहे हैं? जो व्यवहार वे दूसरों से अपनी बेटी के प्रति चाहते हैं, वैसा ही व्यवहार उन्हें दूसरों की बेटी के प्रति करना चाहिए। जब तक वे बेटी और बहू के प्रति सम्मान व्यवहार नहीं करेंगे, उन्हें ना सुख मिलेगा और ना ही शांति। इन बातों को सुनकर जीवनलाल की उद्विग्नता और भी बढ़ गई। वे इधर उधर टहलने लगे। फिर कुछ सोचकर वे बोले कि बेटी और बहू, बहू और बेटी की उलझन उनकी समझ में नहीं आती। इस पर राजेश्वरी ने उन्हें बताया कि यदि हर बेटे वाला ये याद रखे कि वह भी बेटी वाला है, तो यह उलझन अपने आप ही समाप्त हो जाएगी। इन शब्दों को सुनकर उनकी आंखें खुल गई। उन्होंने राजेश्वरी से कहा कि वे ठीक ही कहती है। कुछ देर बाद प्रमोद ने जीवनलाल से अपने घर आने की अनुमति मांगी और कहा कि वह शीघ्र ही वहां से वापस लौटेगा। वह विश्वास रखे कि इस बार वे उनकी चोट का मरहम लाना नहीं भूलेगा। इन शब्दों को सुनकर जीवनलाल ने प्रमोद से कहा कि वह उन्हें और लज्जित करने की चेष्टा ना करे। उनकी चोट का इलाज गौरी के ससुराल वालों ने दूसरी चोट से कर दिया है। इन शब्दों को सुनकर प्रमोद आश्चर्यचकित हो उठा। जीवनलाल ने उसे आगे कहा कि कभी कभी चोट भी मरहम का काम कर जाती है, और उनके साथ ऐसा ही हुआ। फिर वे राजेश्वरी से बोले कि वे बहू की विदा करने का प्रबंध क्यों नहीं करती। इन शब्दों को सुनकर राजेश्वरी पुलकित हो उठी। उनकी आंखों में खुशी के आंसू छलक उठे। रमेश और प्रमोद भी मुस्कुराकर एक दूसरे की ओर देखने लगे। यहीं पर ये एकांकी खत्म होती है। इस एकांकी का उद्देश्य यही है कि बहू की विदा एकांकी समाज में प्रचलित दहेज प्रथा के अभिशाप पर तीखा करारा जवाब है, जिससे सबसे अधिक प्रभावित वर्तमान मध्य वर्गीय परिवार है। बेटी के जन्म के साथ ही माता पिता उसके सुखी भविष्य के लिए धन एकत्रित करना प्रारंभ कर देते हैं, क्योंकि वे अपनी पुत्री को किसी भी प्रकार से दुखी नहीं देखना चाहते। जहाँ माता पिता दहेज नहीं जुटा पाते, वहाँ बेटियां प्रताड़ित की जाती हैं और यातनाएं सहती हैं। प्रस्तुत एकांकी उन लोगों पर कटाक्ष है जो पराई बेटी पर दहेज न लाने पर अत्याचार करते हैं, परंतु जब उनकी बेटी विवाह उपरांत दूसरे घर जाती है तो यही लोग अपेक्षा करते हैं कि उनकी बेटी से दहेज की मांग ना की जाए। यदि बेटे और बेटी वाले दोनों ही पक्ष एक दूसरे की पीड़ा को समझे तो समाज में इस कलंक को सदा के लिए मुक्त किया जा सकता है।
बहू की विदा का शीर्षक भी सार्थक है, क्योंकि एक ऐसी सामाजिक कुरीति को दर्शाता है जिसे समय रहते दूर नहीं किया गया तो उसका दूरगामी दुष्प्रभाव हमारे समाज को खोखला बना देगा और विवाह जैसा पवित्र संस्कार मात्र औपचारिक बनकर रह जाएगा और अपनी पवित्रता को खो देगा। बहू को विदा नहीं किया गया क्योंकि वह पूरा दहेज नहीं लाई थी। उससे अब 5,000 रुपए की मांग की जा रही है। लड़की का भाई उसे विदा कराने आया, पर दहेज की मांग के आगे वह असहाय निराश हो गया। दूसरी ओर जब वह स्वयं जीवनलाल की बेटी को दहेज पूरा ना लाने के कारण विदा नहीं किया जाता तो उनकी आंखें खुलती है और वह बहू को विदा कर देती है। अब ये वाली एकांकी हम कल जूम मीटिंग में वार्तालाप करेंगे। धन्यवाद।